मैं आप लोग से पहले इस मतलब अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मुझे बताना कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। स्क्रीन विजिबल है सबको? बोलो। हाँ भैया आप दिख रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आप लोग को भी मैं ये बता दे रहा हूँ कि जितने लोग चाहते हो कि मतलब अभी छोड़कर चले जाओ तो छोड़कर चले जाओ। इतना ज़्यादा थोड़ा मतलब मेहनत करके फिर उसके बाद फिर आगे चलकर फिर क्या कहते हैं आप छोड़ दोगे, क्या मतलब उस चीज़ का, समझे? जो लोग हटना चाहते हो तो वो लोग हट जाओ, और जो लोग जुड़े रहना चाहते हो वही लोग जुड़ो, समझे? हाँ, हाँ हाँ सर। ओके। जैसे कि पायल आप, हाँ भैया लेना है। मतलब आपको ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ ठीक है एक हफ्ता के बाद भैया अब क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग जैसा काम वो हो गया है, तो ऐसा तो नहीं? नहीं भैया बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है। बाकी देवांश का तो देवांश तो भाई देवांश हैं, और कौन भैया मैं तो बाकी? आईएएस बन गया हूँ समझ। क्या बाबू? भैया मैं तो पढ़ूंगा। बाकी प्रिया और खुशी आप? जी सर। मतलब जुड़े रहना है सर ना? पढ़ेंगे। देखो खुशी अब हाँ भी सर गायब हो जुड़े गई। रहना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो फटाफट, हम लोग ने देखा था पिछली बार क्या कहते हैं मतलब पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और 1858 के बाद जितने भी अधिनियम आते हैं, 1858 के बाद 1861, फिर 1892, 1892 के बाद फिर मतलब पूरा विलम्ब लगा रहता है। देखो यहाँ पर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद फिर 1909, 1909 के बाद 1919, 1909 में कौन आए थे बोलो? मार्ली मिंटो, और यहाँ पर मॉन्टेग्यू और जेम्स फोर्ड, समझे? ये सारी चीज़ें अपनी कहाँ तक हो चुकी थी जरा देख लेते हैं फटाफट। साइमन कमीशन अपना चलेगा, साइमन आए हो गया ना, सही ना? इसके पहले तक हमने कवर कर लिया था लगभग कि भाई क्या कैसे कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी हुई थी या नहीं, बोलो? यहाँ तक अपना हो चुका था कि 10 वर्षों के बाद एक ऐसे आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष के बाद अपनी सारी रिपोर्ट को जारी करता था कि भाई वो अच्छी तरीके से निरीक्षण करके कि कौन से प्रांत या फिर केंद्रीय बजट जो है, केंद्रीय राज्य जो है, वो कैसे अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलेंगे, जरा साइमन कमीशन देख लो। साइमन जिसका बहुत ज़्यादा रूप से बहिष्कार भी हुआ था। बहिष्कार इसका इसलिए हुआ था कि क्योंकि यह आयोग जो बना था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार हुआ था। याद रहेगा कि वो नारा सुने होगे, साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ, पता है कि नहीं? हाँ भैया। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा था भारतीय लोगों का। तो यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर इसका बहिष्कार हुआ, इसका विरोध हुआ केवल इसलिए क्योंकि इसमें केवल एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो जरा फटाफट देख लेते हैं कि क्या कैसे था यह साइमन आयोग। यहाँ पर देखो, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय था 1929, लेकिन उससे 2 साल पहले यहाँ पर क्या किया कि नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन को, इसके नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा किया। याद रख लेना, एक आयोग की यहाँ पर वैधानिक आयोग गठन की घोषणा किए, जिसके नेतृत्व कौन करेंगे? तो सर जॉन साइमन करेंगे, समझे? और आगे क्या हुआ, आयोग के सभी सदस्य यहाँ पर कौन थे? तो ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया, चाहे वो मुस्लिम लीग के दल थे, चाहे जितने भी धार्मिक दल थे, जितने भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे देखेंगे तो आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश किया। यहाँ पर उसने क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि की सिफारिश की। मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या होती थी, सही या नहीं? कोई बता सकता है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या थी?
और इसके जनक किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बोलो। ऐसी पढ़ोगे तो हो गया फिर। सांप्रदायिक, कल ही मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत जो किया था वो हमारे मार्ले मिंटो सुधार मतलब ये अधिनियम ने किया था 1909 में जो आया था। और मैंने ये भी बताया कि इसके तहत जो मार्ले थे उनको क्या सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उन्हीं से शुरू हुई थी। इसमें क्या था कि सभी संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय की जो जनता थी वो अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती थी। सही या नहीं? बोलो बोलो। हाँ सर सही। सही बात है ना? इतना लापरवाही भी ठीक नहीं बाबू, थोड़ा ध्यान दो अपने अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं। आगे बोला है, आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोलमेज परिषद किया। गोलमेज मतलब मीटिंग करते थे ये लोग नॉर्मली, समझे? तो गोलमेज परिषद किया। इस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। याद रख लेना, एक श्वेत पत्र आया। श्वेत पत्र यहाँ पर सवाल बन सकता है कि जो यह श्वेत पत्र है वह किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग से संबंधित था, जो संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था कि इतने तरह के नियमों में सुधार करना है, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। और बाद में क्या हुआ, इस समिति की यहाँ पर सिफारिशों को भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। आगे कुछ संशोधन करके मतलब कुछ बदलाव करके जो भी ये मतलब नियम थे उसको आगे 1935 में भारत शासन अधिनियम में शामिल कर दिया गया। यहाँ पर आपको केवल याद रखना है कि साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भेजा जरूर था, लेकिन यह 1930 में पास हुआ। आगे बढ़ेंगे, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर दिया गया। इसमें क्या था? तो इसमें मैंने बताया कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का एक आयोग गठन हुआ था जिसका नाम था साइमन आयोग। समझे? इसके जो ये नेतृत्व करता थे तो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम था साइमन आयोग। इसका जब गठन किया गया, बात ये थी कि यहाँ पर 7 के 7 सदस्य पूरी तरीके से ब्रिटिश लोग थे, इसलिए जितने भी दल थे, जितने भी राजनीतिक दल होंगे, जितने भी धार्मिक लोग थे, उन सभी लोग ने, धार्मिक दल हो या फिर राजनीतिक दल हो, उन सभी ने इसका बहिष्कार किया, इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। क्लियर हुआ साइमन आयोग? बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो अब देखते जरा। हाँ बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो सांप्रदायिक अवार्ड, अब जरा देखते हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या कैसे हैं। सांप्रदायिक में हम लोग देखेंगे कि अल्पसंख्यकों को, इसके अलावा बहुसंख्यकों को क्या कैसे चीजें थी वो। चलो, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे क्या कहा जाता है? इसे कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना आई थी कि इन लोगों के लिए क्या करना है। समझे? इन लोगों को कैसे, मतलब जरा एक सेकंड रुक जाओ। चलो, तो यहाँ पर इन लोगों से जुड़े मतलब जो भी विवाद थे, यहाँ पर अल्पसंख्यकों मतलब जो ऐसे वर्ग, ऐसी जातियां मतलब जिनकी संख्या कम थी, ऐसे वर्ग, जैसे देखोगे कि बहुत सारे धर्म के लोग रहा करते थे, तो जिन धर्म के लोगों की संख्या कम थी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता था, जिन धर्मों की संख्या बहुत ज्यादा थी उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता। अलग अलग तुम्हें मैंने बताया कि अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय थे, तो जिन संप्रदाय के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता था। आज के टाइम पे देखोगे कि जो नीच जातियाँ हैं, जो बहुत छोटी जातियाँ हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है और आज बहुत सारे आरक्षण हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनल अवार्ड नामक क्या कहते हैं कि इसकी घोषणा की गई, इस योजना की घोषणा की गई। अवार्ड में यहाँ पर बोला गया है न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई और यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इससे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। जो दलित जाति के लोग थे, जो बहुत पिछड़ी जाति के लोग थे, उनके लिए भी यह निर्वाचन व्यवस्था, अलग निर्वाचन प्रस्ताव कि ये लोग चाहे तो अपना अलग से प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ये बात का यहाँ पर ध्यान रखिए। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हो गए, ये बात का ध्यान रखना।
यहाँ पर गांधी जी, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी उससे पहले से ही भड़के हुए थे। आपको बता दूं, आपको ये भी बता दूं कि चाहे जो भी हो, लेकिन गांधी जी उसमें एक ऐसे महात्मा थे, आपको ध्यान रखना, उसमें अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था, एक ऐसे महात्मा थे कि किसी भी नियम का, किसी भी कानून का जो अंग्रेजों द्वारा लाया जाता था, आगे क्या परिणाम होगा बड़े आसानी से समझ लेते थे। मतलब अंग्रेजों की चाल को भांपने में ऐसे नहीं थी कि पढ़े लिखे नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग में भी से भी थे, समझे। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे ना कि ये बड़ा मतलब बहुत शातिर किस्म के इंसान थे, बड़ी आसानी समझ जाते थे कि इस वाले कानून से ये कौन सी चाल खेलने वाले हैं, समझे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी इस बात का बहुत बहुत हद तक अस्वीकार भी करते थे, और वो बोलते थे कि आज नहीं तो कल अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये सब आप पे ही भारी पड़ेगा, अलग अलग व्यवस्था हो जाएगी, अलग अलग मतलब पूरी तरीके से भारत को तोड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं, और बाद में ये चीज़ हुआ भी, समझे। आप देखोगे कि स्वतंत्रता के समय में सभी संप्रदाय के लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई हमने भी स्वतंत्रता संग्राम में आपके मतलब मदद की है, हमें भी अपना कुछ मतलब चाहिए, अपना खुद का चाहिए। यही रीज़न है मुस्लिम लोगों को इतना तक वो था कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई हमारा भी मतलब बढ़ चढ़ के हमने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है, और यही रीज़न था कि बाद में आप देखोगे कि पाकिस्तान मतलब भारत से अलग हो गया। अभी वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो ज़रा देख लो यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय नहीं सांप्रदायिक अवार्ड, लेकिन ये किसके हित में था, तो ये अल्पसंख्यकों या फिर दलितों के हित में यह अवार्ड था, जहाँ पर सांप्रदाय अलग मतलब इनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की घोषणा की गई है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में उन्होंने अनशन प्रारंभ किया। किसने? गांधी जी ने, कि भाई इसको सुधारा जाए, संशोधन किया जाए मतलब सुधारा जाए। वहाँ पर वो पूना के जेल में उस समय कैद थे, समझे, पूना के जेल में उनको बंदी बनाया गया था। वहाँ पर यरवदा नामक जेल है, समझे, आज भी मतलब बहुत लोकप्रिय जेल है। तो यहाँ पर उन्होंने अनशन प्रारंभ किया। आगे देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं और दलितों नेताओं ने के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, ये कांग्रेस नेता और दलित नेता के बीच में। और फिर क्या हुआ, फिर दलितों ने क्या कर दिया कि भाई दलित मतलब कांग्रेस नेताओं के साथ में दलितों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया, समझे। तो यहां पर देखोगे कि इसे पूना समझौता क्या था, ये सवाल बन सकता है। तो पूना के यरवदा जेल में आपको बता दूं कि यहां पर गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने अनशन शुरू किया था। और क्योंकि गांधी जी उस समय कांग्रेस के नेता नहीं थे, ये बात तो आपको बता दूं, वो ना कांग्रेस मतलब कांग्रेस से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते थे ना, बहुत ज्यादा। आप देखोगे कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो वहां पर आप समझोगे कि जो गांधी जी वो साबरमती चले आए। वहां से सबसे पहले तो वो दिल्ली में थे उस समय जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो वो दिल्ली छोड़कर फिर कहाँ चले आए, अपना साबरमती में चले आए, और वहां पर फिर अपना रहने लगे अपने शिष्यों के साथ में, समझे। लेकिन हाँ, फिर भी वहां पर मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जो संविधान सभा का निर्माण करने जो सदस्य जा रहे थे, संविधान सभा का मतलब संविधान का निर्माण करने जो सदस्य वहां पर संविधान सभा के जा रहे थे, वो जाने से पहले गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भैया जितना ज़्यादा हो सकेगा कि हम अपने भारतीय लोगों के हित में ही नियम कानून कायदे बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ का मतलब जस्ट एक दिमाग लिया कि भाई ये बताओ कि हम इस चीज़ का फैसला कैसे करें कि कोई कानून किसके कितने ज़्यादा हित में होगा। नहीं समझे मेरी बात, कोई कानून हम बना रहे हैं तो जो दलित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके हित में कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो फिर गांधी जी ने एक बात उन्हें बोला था कि आप जब भी कोई नियम कायदे कानून बनाना तो आप अपने मतलब ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा मतलब मजबूर इंसान को आपने देखा होगा, जब आप कोई कानून बनाने लगना तो ज़रा उसके बारे में सोचना कि मैं जो कानून बना रहा हूँ क्या इस कानून से उसका मतलब कुछ उद्धार हो सकता है, और तब आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। नहीं समझे मेरी बात, बोलो। समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर पूना समझौता क्या था। तो यह कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच में, जो पिछड़ी जाति के नेताओं थे उनके बीच में समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, संयुक्त हिंदू मतलब निर्वाचन व्यवस्था जो आज के समय पर सांप्रदायिक तौर पर बांटी जा रही है वो संयुक्त हो, एक होनी चाहिए, एक निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से आप अलगाववाद की भावना मत निर्माण करो। यहाँ पर इस तरीके से इसका भी बहिष्कार हुआ था, और फिर दलितों के लिए स्थान भी
आरक्षित किए गए। याद रख लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, या कहीं कहीं पर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये किसने लाया था? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो आज के टाइम पे तुम मैकडोनाल्ड का पिज्जा खाते हो ना, तो उस नाम से याद रख लेना कि मैकडोनाल्ड कौन थे भाई? तो सांप्रदायिक अवार्ड के यहाँ पर पेश करने वाले थे। तो यहाँ पर इसमें 1932 में या अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था कि भाई सब तो ठीक है, सब अपनी निर्वाचन व्यवस्था को बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पिछड़ी जाति है उनको अब तक चुनाव की, मतलब निर्वाचन व्यवस्था, अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। तो यह सांप्रदायिक अवार्ड उन्हीं लोग के लिए था, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति, दलित जाति के लोगों के लिए था। यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने इसका बहुत बुरी तरीके से विरोध किया कि भैया हम नहीं मानेंगे इसको, समझे? बोले तुम मानो चाहे मत मानो, तुम ऑलरेडी जेल में हो, समझे? तो यहां पर फिर क्या हुआ, उन्होंने पूना के जेल में, पूना के यरवदा नामक जेल में, याद रख लेना, सवाल बनेगा कि सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने कौन सी जेल में अपने अनशन को प्रारंभ किया था, या फिर सांप्रदायिक अवार्ड का विरोध गांधी जी ने कौन से जेल में किया था? यरवदा, पुणे के यरवदा जेल में उन्होंने यह अनशन प्रारंभ किया था। आगे चलकर कांग्रेस नेता जो थे वो दलित लोगों के साथ समझौता करते हैं कि भैया इस तरीके से अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था एक मतलब ब्रिटिश सरकार की चाल है, आप इसको समझिए। और फिर क्या हुआ, इसे पूना समझौता कहा गया, और ये बोला गया कि भाई हमें एक संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था चाहिए जिसमें सभी हिंदुओं की भागीदारी होगी और वो अपने केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। और यही आगे पर इसको क्या बोला गया कि दलितों ने बोला कि भाई हमको तुम अपना, मतलब हमें स्थान ही नहीं दे रहे हो अपने अंदर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे लिए एक आरक्षित व्यवस्था भी की जाएगी, तुम्हारे लिए इसमें एक इतना कि हाँ भाई इतना सीटों से तुम चुनाव दोगे, हम ज्यादा हैं तुम कम हो, लेकिन तुम्हारी भी उसमें वैल्यू होगी। नहीं समझे मेरी बात? और दलितों के लिए इसमें भी स्थान को आरक्षित कर दिया गया, लेकिन यह बोला गया कि भाई आप संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था की मांग करें, न कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की। क्लियर हुआ? बोलो। चलो ठीक है, तो जरा यहां से क्लियर रखना कि सांप्रदायिक अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था क्या था। सांप्रदायिक का मतलब अलग अलग संप्रदाय के लोगों का निर्वाचन व्यवस्था। निर्वाचन मतलब जो चुनाव अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, समझे? तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। अगर ये होता तो शायद आज भारत ही नहीं आजाद हुआ होता, समझे? सबके प्रतिनिधि अपना अपना शासन चला रहे होते। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। समझे? जरा देखते हैं कि 1935 में क्या क्या बातें शामिल की गई थी, क्या क्या कैसे कैसे कॉन्सेप्ट थे इसके। तो यहाँ पर देखते हैं, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जो भारत के शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी थी। इसके अलावा एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। यहाँ पर एक दस्तावेज आया जो अभी देखोगे कि वही चीज है कि इसमें क्या क्या नई नियमों को जोड़ा गया, क्या क्या नए प्रावधान किए गए, क्या क्या नए नए संशोधन किए गए, वो सारी बातों को जरा देखो कि क्या कैसे था। इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इसके अलावा इस अधिनियम की देखो विशेषता क्या क्या है, समझे? ये बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है कि भाई 1935 अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आज़ाद होने के तरफ आ रहे हैं, तो जरा याद कर लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। सबसे पहली चीज, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। यहाँ पर राज्य और रियासत अपने आप में एक इकाई थे। राज्य अपना अलग मतलब वो था, रियासत अपना अलग, जो छोटे छोटे प्रांत थे। इसके अलावा अधिनियम ने, जो यह अधिनियम आया था, इसने क्या किया, केंद्र और इकाइयों के बीच 3 संघीय सूचियां, मतलब कौन कौन सी, ध्यान से सुनना, 3 सूचियां कौन कौन सी, पहला संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। जरा ध्यान से सुनना कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या क्या होती है। देखो ध्यान से, संघीय सूची किसके लिए होती थी, तो केंद्र के लिए हुआ करती थी। राज्य सूची जो छोटे छोटे प्रांत थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे रियासतें थी, उनके लिए था। तो यहाँ पर 3 सूचियां देखो इस अधिनियम में कौन कौन से लाई गई थी। पहला जो संघीय सूची थी जिसमें 29 विषय, यहाँ पर 59 विषय थे, वो संघ के लिए थे, मतलब केंद्र के लिए। राज्य की सूची जो थी उसमें 54 विषय थे, वह राज्य के मतलब प्रांतों के, रियासतों के लिए थे। और अंत में समवर्ती सूची जो दोनों के लिए थे,
दोनों के लिए नियम विनियम यहाँ पर बनाए गए थे, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है कि दोनों के लिए थे और उसमें 36 विषयों का समावेश था। तो यहाँ पर बोला गया कि इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। किसमें किसमें? यहाँ पर केंद्रों में और प्रांतों में, कि कुछ ऐसी शक्तियां रहेंगी जो केवल संघ के पास रहेंगी, कुछ ऐसी शक्तियां रहेंगी जो राज्य के पास रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां रहेंगी जो समावर्ती मतलब संघ और राज्य दोनों के पास होंगी। क्लियर हुआ? हाँ भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। मतलब अवशिष्ट मतलब बची हुई जो भी शक्तियां थी भारत के शासन की, वो भारत के यहाँ पर वायसराय को दे दी गई। ठीक है, वायसराय कौन था? गवर्नर था, जिसे वायसराय कहा जाने लगा था। पता है कि नहीं? बोलो। हाँ भैया। भारत का ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही था ना, जिसे भारत का वायसराय कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया था। देसी रियासतें बोली हम भाई तुम्हारे साथ क्यों मिले, हम अकेले रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। समझे? ये मिलाने का काम केवल और केवल कोई कर पाया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने देसी रियासतों को आपस में मतलब अपने भारत में सम्मिलित करवा लिया, समझा बुझा के, कि देखो भाई आप बहुत छोटे हो, आप आज रहोगे लेकिन कल हो नहीं हो उसका क्या पता। मालूम पड़ा कल कोई बहुत ताकतवर देश है, मालूम पड़ा वो आपको छीन लेगा, तो आपको सुरक्षा की जरूरत है, आपको बहुत सारी मतलब शक्तियों की जरूरत है। वो शक्तियां हम आपको तभी दे पाएंगे जब आप हमसे मिल जाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे ढकोसले देकर उनको अपने अंदर मिला ही लिए वो। समझे? तो यहाँ पर देखोगे कि बाकी जितनी बची हुई शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई। बोला गया संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाई, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं होना चाहती थी। समझे? आगे बोला जाए, देसी रियासतें मतलब छोटी छोटी जो अपनी खुद की रियासतें थी, छोटे छोटे ऐसे प्रांत जो खुद के थे। समझे? इसके अलावा इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिसकी शुरुआत हम 1919 में देखते हैं। उस शासन व्यवस्था को यहां पर समाप्त कर दिया गया। क्लियर हुआ? 1919 में मैंने बताया था ना द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। बोलो। ठीक है, तो यहां पर उस शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ हुआ। स्वायत्ता मतलब आपको अपने प्रांत पर खुद अधिकार का वो है कि आप अपने प्रांत के लिए जो भी प्रांत का जो भी मतलब हेड रहा करता था, गवर्नर रहा करता था, वो अपने प्रांतों के लिए जो भी नियम थे, जो भी विनियम थे, जो भी उसको डिसीजन लेने रहते थे, निर्णय लेने रहते थे, उसके लिए उसे स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता थी। आगे देखा जाएगा तो राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्ता तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में, यहाँ पर प्रांतीय, प्रांत मतलब स्वतंत्र देसी रियासतें, उनको ये यहाँ पर स्वतंत्रता थी कि आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हो। लेकिन जो राज्य थे जो किससे ब्रिटिश सरकार से जुड़ाव रखते थे, उनको क्या बोला गया कि उनको खुद के एक दायरे दिए गए कि आपको, देखो ना मैंने बताया कि अनुसूचियां, बहुत सारे नियम कायदे, बहुत सारे यहाँ पर ये देखो ना यहाँ पर कि क्या कैसे बनाए गए थे राज्यों के लिए, इसके अलावा संघों के लिए समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो अलग राज्य थे जो किससे उनसे जुड़ाव रखते थे, तो उनको क्या बोला गया? अपने तरीके से नहीं, उनको दायरे में रहकर स्वायत्ता तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम में राजाओं में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्री की सलाह पर काम करना पड़ता था। कि भाई जो भी गवर्नर रहा करते थे, राज्य के गवर्नर, मैंने बताया कि गवर्नर 2 रहा करते थे। एक तो भाई अपने क्या केंद्र के, जिन्हें भारत का वायसराय कहा जाता था, दूसरा राज्यों के गवर्नर। और मैंने बताया था कि दोनों गवर्नरों की सलाह के लिए, सहायता के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो गवर्नर रहा करता था वो अपने विधान परिषद से, अपने मंत्री परिषद से सलाह लेकर काम किया करता था। उसे अपने मंत्री परिषद से सलाह लेकर जो भी निर्णय लेता था, जो भी नियम बनाता था, उस पर अपनी मंत्री परिषद से सलाह लेना पड़ता था। और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुआ। यहाँ पर अभी तक जो राज्य में चल रहा था वो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की यहाँ से शुरुआत की जाएगी। इसका मतलब द्वैध शासन प्रणाली देखो कुछ किस तरीके से यहाँ होगा। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित, ध्यान से सुनना, स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। आगे देखेंगे, मैंने बताया था हस्तांतरित और आरक्षित विषय, कुछ याद है? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर क्या करता था? अपने मंत्री परिषद से डिसीजन लेता था। लेकिन जो आरक्षित विषय रहते थे उस पर वह अपने कार्यपालिका से डिसीजन लेता था। कल बताया था, कुछ याद है कि भूल गए? याद है भैया।
समझे, बताया था ना कि जो हस्तांतरित विषय रहा करते थे उस पर वह अपने मंत्री परिषद से डिसीजन लेके फिर मतलब नियम को बनाता था, लेकिन जो ये अपना आरक्षित विषय रहते थे उस पर वो डायरेक्ट डिसीजन ले देता था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, इसका सभी ने विरोध ही किया। अब आप देखोगे कि जो भी नियम कायदे कानून अंग्रेजों द्वारा पारित होंगे उसका आमतौर पर विरोध ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का अब ऐसा मत हो गया था कि हम अपने लिए खुद ही कानून बनाएंगे, भारत स्वतंत्र चाहिए, भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा चाहिए, भारत का खुद का संविधान होना चाहिए और उस संविधान को केवल भारतीय सदस्य लोग ही बनाएंगे। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने 11 राज्यों में 6 यहाँ पर 6 में से यहाँ पर 11 राज्य थे जिनमें से 6 में क्या द्विसदनी व्यवस्था। ये देखो द्विसदनी व्यवस्था क्या होती है। द्विसदनी व्यवस्था मतलब एक राज्य में 2 सदन हो जाएंगे, पहला विधान परिषद और दूसरा विधान सभा। आज भी यह द्विसदनी व्यवस्था सब प्रांतों में नहीं है, सब राज्यों में नहीं है, लेकिन जैसे कि आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, तो वहां पर आज भी यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों बनाए गए हैं। समझे? तो द्विसदनी व्यवस्था आज भी कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों ने अपनी अपनी समाप्त कर दी है। ठीक है, बोलो। लेकिन अब ये धीरे धीरे सभी राज्य इसको समाप्त ही करते जा रहे हैं। जिसको जरूरत है वो रख रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो समाप्त कर दे रहे हैं। तो जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार बंगाल, बम्बई, यहाँ पर बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार और इसके अलावा जो संयुक्त छोटे छोटे प्रांत थे और इसके अलावा असम, इसमें द्विसदनी व्यवस्था यानी कि विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों का गठन किया गया। विधान परिषद पहले से थी, उससे छोटी होती थी विधानसभा। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, लेकिन फिर भी इनको लागू कर दिया गया था। विधान परिषद और विधानसभा आपको समझ में आना चाहिए कि द्विसदनी व्यवस्था क्या है। तो यह राज्यों में लागू हुई थी और आज भी यह किसी राज्यों में हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं, कोई भी चीज कभी भी मेंस में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स देखो बता दे रहा हूं, आपको जो छोटे छोटे वर्ड का मतलब पता रहेगा ना, वही आपके मेंस के आंसर को बहुत ज्यादा परफेक्ट बताने में कर देगा। अब मान लो कि मेंस का आंसर है, एक आंसर लिखना है आपको जिसमें क्वेश्चन आपको ये बोला है कि द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ और बताइए कि भाई मतलब आज के समय या उपयोगी है या नहीं, इसकी आवश्यकता है या नहीं। तो बताओ आप क्या लिखोगे? आपको तो यही नहीं पता कि द्विसदनी व्यवस्था क्या होती है। नहीं समझे मेरी बात? तो आपको ये क्लियरिफाई रहना चाहिए कि कोई छोटे से वर्ड का, यहाँ पर बड़े वर्ड का मतलब समझने से ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं उनका मतलब आप समझिए। वही छोटे वर्ड्स को मिलाकर आप अपने मेंस में एक अच्छा और एक बेहतरीन आंसर को तैयार कर पाओगे। समझे? यहाँ पे बड़े आंसर को याद रखने में बहुत बड़ी महानता नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड का मतलब समझना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार थोड़ा सॉल्व हो जाने दो, मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, यही आप समझ लोगे तो आप बहुत बड़े बहादुर हो जाओगे। सवाल ही समझ लो इसमें तो बहुत बड़े बहादुर हो। समझे? जो सवाल समझ लिया वो उसका आंसर लिख सकता है। आप बोलोगे भैया एक ऐसा कैसा सवाल है जिसके पास ना सर है ना पैर है, मैं क्या पढ़ूं और क्या समझूं इसमें? समझे? क्लियर? बोलो। तो यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था राज्यों में शुरू की गई थी। तो 11 राज्यों में से 6 राज्यों में यह द्विसदनी व्यवस्था शुरू की गई थी। द्विसदनी व्यवस्था यहाँ पर देखो 6 राज्य कौन कौन से थे, तो बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और ऐसे कई राज्य थे जिसमें मतलब व्यवस्था की शुरुआत की जा रही थी। आगे देखेंगे तो द्विसदनी व्यवस्था मतलब यहाँ पर राज्य में विधान परिषद तो होता ही था, एक और यहाँ पर परिषद का गठन किया गया जिसको क्या कहा जाता था, विधान सभा। इसके अलावा बोला गया कि इस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन आज भी यह व्यवस्था अस्तित्व में है। इसके अलावा इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया। अभी भी सांप्रदायिक व्यवस्था जो मैंने बताया कि यहाँ पर सांप्रदायिक अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने की व्यवस्था जो थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, अभी भी उसका विस्तार ही देखा जा रहा है। लगातार इसका विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जातियां जो इसको मान रही थी, जैसे मुस्लिम वर्ग, वो ऐसा मानते थे कि हिंदू हमें दबा देंगे। समझे? वो हमें कभी आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है, उनकी संख्या ज़्यादा है और हमारी संख्या कम है। तो इनको क्या था कि भाई हम अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ये माना जाता था कि ठीक है, आप लोग के लिए, आप जैसी जातियों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी जाएगी, जहां पर आप अपने प्रतिनिधि का खुद से चुनाव कर सकते हो। क्लियर?
बोलो। चलो, यहाँ पर दलित जातियों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था आई थी, मैंने अभी अभी पढ़ा है कि सांप्रदायिक अवार्ड वो दलित जातियों के लिए ही थे। ठीक है, जो छोटे वर्ग थे उन्हीं के लिए ये सारी व्यवस्था थी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिया है इसने, भारत शासन अधिनियम 1858, मैंने बताया, याद है कि नहीं, भारत शासन अधिनियम 1858, ताज का शासन, कुछ याद आया सिपाही विद्रोह के बाद? हाँ भैया याद है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, द्वारा स्थापित जो भारत परिषद रहता था, भारत परिषद था, उसको समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। भारत सचिव मतलब भारत का राष्ट्र सचिव। मैंने बोला था कि कहीं कहीं आपको राज्य सचिव लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको भारत का राज्य सचिव, कहीं कहीं पर आपको केवल भारत का सचिव लिखा मिलेगा। लेकिन मैंने बताया कि भाई इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत भारतीय सचिव की एक सलाहकारी परिषद मिल गई जो कि इंग्लैंड में रहा करती थी। मैंने आपको बताया कि भारत का जो राज्य सचिव रहता था वो इंग्लैंड में रहता था, लेकिन भारत का जो वायसराय था वो कहाँ रहता था, तो वो भारत में उसका शासन चलता था। वह जो राज्य सचिव था वो इंग्लैंड में सलाहकारी परिषदों के साथ मतलब जो भी नियम विनियम बनाने के कार्य थे वो करता था। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ भैया क्लियर। चलो, अब आगे देखेंगे तो इसने मताधिकारों का विस्तार किया। मताधिकार मतलब मतदान का अधिकार। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। जितनी जनसंख्या थी, अगर 100 लोग थे तो उसमें से 10 लोग क्या कर सकते हैं, 10 लोग अपने मत अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे जो भी मतलब रहते थे कि भाई हाँ, इसमें भी ये थे कि भाई इतना आपको मतलब शिक्षित वर्ग ही जो था वो मतदान कर सकता था। ये बात का खास ध्यान रखना कि जो शिक्षित वर्ग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, वही मतदान कर सकते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला आया। तो उस समय पर, आज के समय पे क्या होता है कि आपको मतलब वोटिंग कार्ड की जरूरत रहती थी। उस समय डिग्री लेके जाओ, समझे कि भाई हाँ इतना पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, अब मतदान करने दो। क्लियर? हाँ ठीक है, बोलेंगे इतना पढ़ाई लिखाई करके मतदान ही तो करेंगे, जॉब वॉब तो वैसे भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसने मतदान का विस्तार किया और जो 10% जनसंख्या थी लगभग, उनको क्या हुआ, उनको मतदान करने का अधिकार मिल गया। आगे देखा जाए तो जरा यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी आपको कहाँ से दिखाई देती है, तो वो यहाँ पर 1935 के जो अधिनियम था, यहाँ पर ध्यान रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत पूछा जाता है। मैं सच बता दूं कि मैंने लगभग अभी तक जितने भी लगभग इधर उधर से क्वेश्चन फेस किए हैं, आप देख लेना, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक से एक तो ये पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बता दूं कि आपको मुंबई में है। जो नहीं देखा होगा आके देख लो, बहुत बहुत ऊंची इमारत है, सफेद कलर की एकदम ऊंची इमारत है, दूर से ही दिखती रहती है, लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, समझे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें एक बाघ का मतलब गोले से सर्कल में बाघ का चित्र छपा रहता है, बाघ के पीछे नारियल का पेड़ रहता है, यही तो लोगो है ना उसका, भारतीय रिजर्व बैंक का। बोलो। हाँ भैया। देखे हो कि नहीं लोगों भारतीय रिजर्व बैंक का, देखना चाहते हो? देख लो जरा लोगो उसका, ऐसी यही लोगो है। आप जाओगे वहां पर तो बहुत बहुत ऊंची इमारत है, मुंबई में जाके देख लेना कि यहां से आपको दिखाई मतलब वो दिखाई दे देगा, समझे। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुंबई में है। एक सेकेंड, देख रहे हो ये, बोलो, ये लोगो आप देख रहे हो? अरे बोलो। हाँ सर। तो यही लोगो है उनका, किनका, भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जरा देखते रहना। तो जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर भी नियंत्रण, साख मतलब खर्चे पर, कि क्या बजट आ रहा है, कितना आप खर्चा कर रहे हो, कितना मतलब सब कुछ हो रहा है, उस पर नियंत्रण लाया गया। देश की मुद्रा क्या होगी, कैसे होगा, और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। याद रख लेना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। यह किस लिए हुई थी, देश की मुद्रा और साख पर यानी खर्चे पर नियंत्रण लाना, समझे। आगे पॉइंट पर बढ़ेंगे तो इसने क्या किया, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। संघ लोक सेवा आयोग कुछ याद है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी,
तो इसकी न केवल स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, यहाँ पर प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। आज के टाइम पे तुम जो देखते हो पीएससी, अभी उस दिन पूछ रहे थे भाई साहब देवांश, समझे कि भैया पीएससी क्या होता है, जैसे यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, ये सब क्या है? तो ये सभी प्रांत अपने अपने खुद के सेवा आयोग की भर्ती करते थे, अपने अपने खुद के सिविल सेवक भर्ती करते हैं। लेकिन क्या होता है संघीय लोक सेवा आयोग में, क्या होता है केंद्र अपने सर्विस मतलब अपने मतलब अधिकारियों को भर्ती करता है। इसके अलावा 2 प्रांत अगर आपस में साठ गांठ कर ले तो वो क्या करेंगे, वो लोग अपने हिसाब से मतलब दोनों राज्य में वो जो भी वहां पर भर्ती होगी, जो भी वहां पर अधिकारियों की भर्ती होगी, वह दोनों राज्यों में अपने मतलब अपने जॉब को कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो जी सर तो क्लियर। यहाँ पर कौन कौन से आयोग की स्थापना हुई? पहला तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा फिर प्रांतीय सेवा आयोग और फिर संयुक्त सेवा आयोग। यहाँ पर तीनों के में अंतर समझ लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का था, प्रांतीय सेवा आयोग प्रांतों का था, छोटे छोटे राज्यों का था। आज भी ऐसे छोटे छोटे राज्य को पीएससी आज भी है। इसके अलावा अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर अगर ये भर्ती करवाना चाहते थे तो क्या वो वहां पर संयुक्त सेवा आयोग, यहाँ पर 3 प्रकार के आयोगों की व्यवस्था की गई और सिविल सेवकों की भर्ती यहाँ पे अच्छी तरीके से शुरू हो गई। आगे बढ़े। अब यहाँ पर इसके तहत एक 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय मतलब केंद्रीय न्यायालय, जिसे आज के टाइम पे तुम देखोगे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कहा गया, पता है कि नहीं? कुछ भी देखो मामला तो बोला जाता है ना सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला लिया है। तो 1937 में संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र से समझना, समझे? साफ साफ भारत को मतलब भारत का संविधान जब आप खोलोगे तो पहले पेज में मतलब जब आपका शुरू हुआ है उसमें साफ साफ बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ होगा, समझे? मतलब राज्यों का समूह, संघ मतलब राज्यों का केंद्र। नहीं समझे मेरी बात? समझ के भैया। अभी मैं आपको जब वो सब सारी चीजें कराऊंगा, भारत का संविधान देखेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था, यहाँ 37 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या क्या नई चीजें बनी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक से सवाल बन सकता है, जरा यहाँ पर ध्यान दे लेना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1935 में के अधिनियम के द्वारा की गई थी यह व्यवस्था। और यहाँ पर क्या हुआ था, इसका कार्य क्या था कि देश की जो मुद्रा थी उसका चयन करना, इसके अलावा साख पर नियंत्रण करना, समझे? जो खर्चा है, जो बजट आ रहा है जा रहा है, कितना खर्चा है कितना नहीं, वो सारी चीजों पर नियंत्रण करना इनका अधिकार था। क्लियर हुआ? अब आप लोग थोड़ा अपने साथ में ना पटाखे वटाखे रख लो, ठीक है? अब यहाँ पर क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित होगा, भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली है। और ये बता दूं आपको, एक एक अधिनियम पढ़ूंगा, देखो कैसे कैसे मतलब अंग्रेजों का शासन हटता जाएगा और भारत का शासन कैसे कैसे उस पर लागू होता जाएगा। मतलब भारत जो है उसको स्वतंत्रता मिलते जाएगी। तो जरा अपने साथ पटाखे वटाखे रख लो। जैसे जैसे मैं एक एक वो पढ़ता जाऊंगा मुद्दे, वैसे वैसे एक एक रॉकेट बम जलाते जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो बम उम रख लिए अपने साथ में? हाँ सर रख लिए। ठीक है। जैसे जैसे एक एक मुद्दे पढ़ूंगा जरा ध्यान से देखना और समझना। एक एक मुद्दे पढ़ूंगा और फटाफट मतलब बम उम फोड़ते जाना, मुझे आवाज आनी चाहिए। चलो तो देखते हैं यहाँ पर। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। अब देखो इस अधिनियम में क्या क्या था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? क्लीमेंट एटली, इन्होंने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। पहला बम फोड़ो। अरे आवाज नहीं आई, बोलो। भैया बहुत खुश है बस। अच्छा चुटपुटिया फोड़ रहे हो क्या? जो बच्चे लोग वो क्या आते दीपावली में बंदूक से धड़ाम फोड़ देते हैं, वो वाला मत फोड़ना। इतनी बिगड़ी हालत नहीं है, भले लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जरा कि 30 जून 1947 को, लेकिन ये भी बता दूं यहाँ पर ये चीज हो क्यों नहीं पाया था, इस बात को समझना। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे चालू हो गए थे। मुस्लिम लीग ने साफ साफ आंदोलन कर दिया था कि भैया हमको देखो तीन चीज के लिए लड़ाई हो रही थी। हिंदुस्तान के लिए अलग कांग्रेस नेता लड़ रहे थे,
इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कौन लड़ रहा था? मुस्लिम लीग लड़ रहे थे। और यहां पर जो छोटी छोटी रियासतें थी वो था प्रिंसिस्तान, प्रिंस जिसे कहा जाता है। तो प्रिंसिस्तान के लिए, छोटी छोटी रियासतों के लिए अपने अपने वो लोग लड़ रहे थे कि भैया हमको स्वतंत्र रहना है, हमको किसी के साथ नहीं जाना है। तो यहाँ पर सब अपना अपना मतलब मुंह बना के बैठे थे। तो इसलिए 30 जून को ये मिलने वाली थी लेकिन मिली नहीं। आगे 15 अगस्त अभी देखेंगे, अभी आने वाला है। तो यहाँ पर 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह घोषणा किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली, इन्होंने यह घोषणा कर दी। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा, ऐसे हाथों में जो सच में भारतीय शासन के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसा नहीं कि आप लोग के हाथों में दे दिए गए और मालूम पड़ा फिर आप लोग क्या भैया पबजी बैठ के खेल रहे हो, समझे? हाँ, तो यहाँ पर सत्ता उनके मतलब उत्तरदायी भारतीय हाथ जो होगा, यानी कि मैंने बताया कि जैसे कि कांग्रेस के हाथों में देकर गए थे, समझे? तो इनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद क्या बोला है? इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया कि नहीं भैया, पहले हमको हमारा पाकिस्तान दे दो, नहीं तो ये लोग देने होने वाले हैं नहीं, जरिए मतलब जुझवाएंगे हमको, समझे? उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले स्वतंत्र मत करो। वो देखो, यही दो बात पे बात ही छिड़ी थी। कांग्रेस क्या बोलते थे कि भैया पहले इनको भगाओ, उसके बाद हम लोग आपस का मामला समझ लेंगे। पहले भगाओ, नहीं तो कहीं मूड उड़ बदल गया तो फिर इधर ही मरोगे 1-2 साल तक, समझे? फिर अभी 200 साल कम राज नहीं किए हैं, पहले इनको भगाओ, बाद में हम लोग देख लेंगे अपना मामला। लेकिन मुस्लिम लीग क्या बोल रहा था? नहीं, पहले हमारा खुद का भाई देश बने, हम खुद की अपनी अच्छे से बना ले संविधान और निविधान, तब जाना हमको छोड़ के, समझे? तो यहाँ पर वो सारी चीज, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कह दी अपनी। मतलब इनके ये जो सभा थी इसके सामने ये कहा कि पहले भारत का विभाजन करवाओ, बाद में तुम ये सब दुनियादारी आपकी सुनेंगे हम। तो फिर क्या हुआ? 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में एक संविधान, मैंने बताया था ना कि 9 दिसंबर 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था, कुछ याद है? शुरू में ही बताया था, बताया था ना कि 9 दिसंबर 1947 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो यहां पर बोला गया कि भाई, यहां पर इसने साफ साफ बोल दिया कि भाई एक काम करो कि भाई जो तुम संविधान बनाए हो, वो लोग मुस्लिम लीग वाले साफ साफ बोल रहे थे कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको मुस्लिम लीग के सदस्य बनाए ही नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये बेवकूफ़ी वाली बात थी। उस समय जो मौलाना आज़ाद थे, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो कांग्रेस के नेता थे उस समय, समझे? तो वो भी तो मुस्लिम ही थे। आप देखोगे इस पे भी बात छिड़ गई थी, समझे? कि भाई वहां पर भी तो एक मुस्लिम ही है जो इसका पूरे कांग्रेस का मतलब नेतृत्व कर रहा है। तो देखो जरा, तो 1946 में गठित विधानसभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात का खास वो रखा गया। ध्यान से सुनना, मैं एक बात बता रहा हूं। सबसे पहले भारत को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। फिर क्या किया गया? अन्य बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, उनको ये बोला गया कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप चाहो तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और आप चाहो तो खुद स्वतंत्र रहो, आपको कोई दबाव नहीं, आप जो चाहो वो करो। समझ आई मेरी बात? इनको ये स्वतंत्रता थी कि आप चाहे तो दूसरे साथ मिलो। यही रीजन है ना कश्मीर में, क्यों कश्मीर के लिए इतनी लड़ाई हुई, इतना ज्यादा खून खच्चड़ हुआ, क्यों हुआ बताओ? आपको क्या लगता है? बताया था ना कि वो कश्मीर के राजा राज सिंह जो थे, वो बोले कि भैया हम किसी के साथ मिलेंगे उलेंगे नहीं, समझे? हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कश्मीर के राजा राज सिंह, कुछ याद है कि नहीं? हाँ सर। आज भी इंटरनेट पे उनका पत्र पड़ा है, समझे? कि भाई उन्होंने साफ साफ मतलब पहले ही बोल दिया कि भाई हम किसी के साथ मिलने उलने वाले नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जाकर मनाए, समझे? लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जब धीरे धीरे अपनी सभी रियासतों को अपने अंदर जोड़ते जा रहे थे, तो क्या हुआ दरअसल में बात कुछ ऐसी हो गई कि जिन्ना को ये लगने लगा कि इस तरीके से कश्मीर को भी अपने में मिला लेंगे, समझे? तो जिन्ना बोले कि काम करो, कश्मीर ऐसे हाथ में नहीं आने वाला, इसके लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा भारत से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो एक काम करो, युद्ध करो।
समझे। तो युद्ध शुरू में नहीं हुआ, शुरू में तो उन्होंने कुछ मतलब अपने मतलब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना, सैनिक थे वो, सैनिकों के भेष में जो सीमा पर रहने वाले कबीले के छोटे मोटे लोग थे उनको भेजा। मतलब यहाँ पर ध्यान सुनना, वो थे सैनिक लेकिन उनको कबीले के लोग, कि भाई ऐसा ना हो जाए कि ये लोग ये बोलने लगे कि सैनिक मतलब ये पाकिस्तान की रणनीति थी, समझे। तो सैनिक वो थे सैनिक, बाद में आगे चल के यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने इस बात को माना भी कि वो लोग सैनिक ही थे, समझे। बाद में यही एक बहुत बड़े युद्ध का रूप लेने वाला था। और आज के टाइम पे ये तुमको क्या दिखाई देता है, जो आज के टाइम पे बना है लाइन ऑफ कंट्रोल, दिखता है कि नहीं, एलओसी। हाँ सर समझे, आज के टाइम पे वो ऐसे ही बना है, समझे। बहुत युद्ध हुआ, युद्ध इतना हुआ कश्मीर के लिए। और यहाँ पर इस सब छोड़ो, तुम्हें बता दूं कि पाकिस्तानी सेना पूरा वो बारामूला से मतलब होते हुए, बारामूला में तो जो अराजकता फैलाए थे, यहाँ पर जो टीचर वीचर हुआ करते थे ना, जो टीचर मतलब जो कहते हैं कि टीचर्स हुआ करती थी, उनके साथ इन्होंने रेप किया। यही नहीं, दारू पीकर दवा एकदम मतलब एकदम अराजकता फैला दिया बुरी तरीके से। जो छोटी बहन बेटियां जो भी थी सबके साथ इन्होंने रेप किया। और रेप करने के बाद ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, एकदम जानवरों का रूप ले लिए थे, समझे। इसके अलावा यहाँ पर यही नहीं, भारतीय सेना जो थी, क्योंकि भारत का कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था, तो भारत जो था वो कश्मीर की मदद नहीं कर सकता था, समझे। और ये एक अच्छा मौका था कि मतलब जो ये थे, जो राज सिंह थे, उनके ऊपर उन्होंने भारतीय लोगों ने दबाव डाला कि देखो अब भी मामला हाथ में है, आप सिग्नेचर कर दो, जब आप हमारे देश का हिस्सा बन जाओगे तो हम तुरंत उनसे लड़ाई कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। समझे, जब तक आप हमारे देश का हिस्सा नहीं हो हम आपके लिए कैसे लड़ाई कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा सिग्नेचर, फिर चाहे जो हो जाए। यहां तक कि पूरा सेना आधा कश्मीर तक घुस आई, समझे, लेकिन सिग्नेचर नहीं करने को तैयार थे। बाद में समझे, मतलब जो कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने बोला कि आज रात तक का वक्त है। दरअसल में हुआ क्या था कि एक ब्रिज था, क्योंकि कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी घाटियां थी, तो एक ब्रिज था जो लकड़ी का बना हुआ ब्रिज था। उस ब्रिज को क्या किया, सुनो ध्यान से, उस ब्रिज को कश्मीर के शासक का जो सेनापति था उसने उस ब्रिज पे आग लगा दी और ब्रिज को ही ध्वस्त कर दिया। तो सेना जो थी अब उसको पूरा घाटी में से पहले एक बार उतरना पड़ता था, फिर घाटी में चढ़ना पड़ता था। तो इस दौरान उसे पूरी रात उसमें लग गई। तो भाई आकर फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने समझाया कि देखो आज रात का हिस्सा, मतलब आज रात ही बाकी है, केवल रात बाकी है, समझे। कल सवेरे यहाँ पर पाकिस्तान का राज हो जाएगा। ये बता दूं कि वहां से सारे बस्ती वाले, कबीले वाले, यहाँ तक राजा हरि सिंह तक, जो राजा हरि सिंह थे वहां पर, वो तक छोड़ छाड़ कर अपना मतलब भाग गए थे, समझे। सब भाग गए थे वहां पर, पाकिस्तानी सेना इतना तेजी से आगे बढ़ रही थी। तब बाद में रात को, ध्यान से सुनना, रात को जो राज सिंह थे, हरि सिंह सॉरी, उन्होंने क्या किया, बड़े ही दबाव में आकर अपने मतलब जो दस्तावेज थे उस पर हस्ताक्षर कर दिया कि ठीक है हम भारतीय रियासत का मतलब भारतीय संघ का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि आज हमारी मजबूरी है। लेकिन जब यहाँ पर ये सारी चीजें, जितना विवाद चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर चुनाव करवाने के बाद ये डिसाइड होगा कि यहाँ के लोग भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं। और इसी पे बना था जो यहाँ पर 300 ये कानून हटा था, वहां पर 307 कुछ ऐसा था ना, जो वहां पर कानून हटा था। हाँ भैया 370 वही कानून था वहां पर, यही कानून था, उस कानून का यही प्रावधान था कि पहले क्या होगा, ध्यान से सुनना, वो कानून में साफ साफ लिखा था कि पहले क्या होगा, ध्यान से सुनना, पहले पाकिस्तानी सेना कदम अपना पीछे हटाएगी, फिर भारतीय सेना अपना कदम पीछे हटाएगी। ध्यान से सुनना, कश्मीर में क्या हुआ था, आज के टाइम पे तुम कश्मीर में देखोगे तो एलओसी के इस साइड भारत है, उस साइड पाकिस्तान है, समझे। तो ये बोला गया था 370 में कि पहले पाकिस्तानी सेना अपना कदम पीछे हटाएगी क्योंकि वो हमला उन्होंने किया था, फिर भारतीय सेना अपना कदम पीछे हटाएगी, फिर क्या होगा, कश्मीर में चुनाव होगा और चुनाव के बाद जनता जिसमें मिलना चाहेगी उसमें मिल जाएगी। नहीं समझे मेरी बात, बोलो भैया समझिए। ठीक है। तो यहां पर वही हुआ था कि बाद में फिर भाई, और ये भी बता दूं, हरि सिंह ने जब रात को सिग्नेचर किया था तो अपनी रिवॉल्वर जो थी, जो अपनी बंदूक थी, वो किसको दिया, अपने सेनापति को दिया और कहा कि ध्यान रखना
अगर सवेरे मदद के लिए भारतीय वायुसेना के जहाज, क्योंकि वहां पर थल सेना बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध इसलिए नहीं हो पाती थी कि वो घाटी वाला इलाका था। सही बात है या नहीं? कश्मीर की घाटियां तो घाटी वाला इलाका था, थल सेना बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाती थी। तो वहां पर क्या हुआ कि ये उन्होंने बोला कि सवेरे अगर भारतीय वायुसेना का जहाज मदद के लिए कश्मीर में घूमता ना दिखे तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना। ये बात साफ साफ इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है, समझे? किसने बोला था? ये हरी सिंह ने बोला था। और सवेरा हुआ नहीं कि भारतीय वायुसेना के जहाज अपनी मतलब अपने संघ के मतलब अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा करने पहुंच गए, और फिर यही नहीं लगातार खाली करवाने में लग गए भाई। और वो गोलीबारी, वो मतलब इतना, ऐसा माना गया है कि उस समय पर 40 लाख लोगों की मौत हुई थी। इतने लोगों, 40 लाख मतलब ये भी बोला गया था, ये चीज लिखा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी जब बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि एक एक आदमी लगभग अपने पैरों के नीचे 7 से 8 लाशों पर लड़ाई कर रहा था, समझे? इतना ज्यादा तरीके से मतलब मारे जा रहे थे सब, और लगातार भारतीय सेना आगे बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तानी सेना को मतलब कश्मीर में से निकालने की कोशिश करती जा रही थी, समझे? लेकिन उस दौरान हुआ क्या? उस दौरान मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया, समझे? जब और युद्ध का मामला पूरी तरीके से बन गया। और जो नेहरू थे वो अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा डरते थे। छवि मतलब कि भाई कि सब क्या कहेंगे, अन्य देश वाले बोलेंगे कि स्वतंत्र हुए नहीं, कि अभी युद्ध करने लगे ये लोग आपस में। और उन्होंने बोला कि अब इस युद्ध को रोको। सेनापति, जो भारत के सेनापति थे, जो स्वतंत्र भारत के सेनापति थे, उन्होंने बोला कि सरकार बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ दिन और दे दो, 5-6 दिन, पूरा कश्मीर खाली करवा देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि बस अब और युद्ध नहीं होगा, इस युद्ध को यहीं पे विराम दो, इस युद्ध को यहीं पर रोको। और जहां पर वो युद्ध रुका उसे ही कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। नहीं समझे मेरी बात? युद्ध विराम, सीज फायर लाइन, समझे मेरी बात? सीज फायर का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, सही बात है ना? समझे मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर चलो आ जाते हैं, अपना जरा अपने फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर निकल गए थे। जो समझाया कुछ समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ फटाफट। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, जरा देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हैं अभी तक। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बाकी सब? हाँ भैया। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखे ना कितना मतलब युद्ध हुआ था, बहुत। तुम देखोगे कि आज के टाइम पे जो मोदी जी इतना बोलते हैं कि अरे पाकिस्तान को इतना डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं है। मैं कसम से बताता हूँ, ये लोग ने तो अभी तक असली युद्ध देखा ही नहीं देखा है, समझे? असली युद्ध देखो तुम जरा। क्या हैं कि जब ये भारत आजाद हुआ था 1950 के आसपास, जो धड़ाधड़ युद्ध हुए थे, 1971 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, थोड़ा युद्ध नहीं हुआ था, बहुत युद्ध हुए थे, समझे? अरे ये मतलब बोला जाता है ना कि ऐसे राजा जिन्हें मतलब शासन करने को लिए मिल गया, लेकिन ऐसे राजा जिन्होंने सच में संघर्ष किया, समझे? तो युद्ध तो तुम जरा उसमें देखो। हम लोग जब पढ़ेंगे ना इतिहास तो आपको समझ में आएगा कि सच में सत्ता के लिए संघर्ष किसने किया है। मैं मानता हूं कि भाई जो भी किया उन्होंने, आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी को बेवकूफ मत समझना, समझे? मतलब उनके लिए एक शब्द प्रचलित था, पता है कि नहीं? गूंगी गुड़िया। उन्हें प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया था कि भैया ये तो गूंगी गुड़िया है, इससे हम जो चाहेंगे। कांग्रेस के नेता उन्हें इसीलिए बनाए थे कि हम इससे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे बड़ी आसानी से, समझे? तो उसे गूंगी गुड़िया कहा देते, अरे ये तो गूंगी गुड़िया है, ये तो वही करेगी जो हम कहेंगे और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद गूंगी गुड़िया ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए ना कि सबकी ऐसी की तैसी कर दिया उसने, समझे? तुम देखोगे कि भाई यही नहीं, तुमको बता दूं कि एक छोटा सा मामला क्या हो गया था, तुम्हें बता दूं कि इतना ज्यादा मतलब तुम पता है ना, पाकिस्तान और इसका झगड़ा हो रहा था। जब तुम्हें मालूम है कि नहीं, रूस ने जब 1971 में उसका समर्थन किया था भारत का युद्ध में, समझे? तो उस दौरान तुम सोचते नहीं कि भारत के पास केवल रूस का दिया हुआ उस समय पर क्या था? विक्रमादित्य था, जिसको चीन के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, समझे? कि जाओ पहले भाई उसके जहाज से निपटो, चाहे जो हो जाए, समझे? और यही नहीं, पूरा एक बोला जाए तो ना, मतलब यही नहीं, रूस ने उस समय पर भारत को सुरक्षा देने के लिए पूरा एक बोला जाए ना, एक पूरा कैसे बोला जाए, एक शील्ड मतलब कवच, जानते हो ना कवच? तो समुद्र में वो कवच तैयार कर दिया था कि भारत पे अगर आप हमला करना चाहते हो तो फिर भाई ये जान लेना
कि मतलब हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने सुनो बता दूं कि अमेरिका ने ये तक धमकी दे दिया कि हमारी जितनी भी पनडुब्बियां हैं वो सारी पनडुब्बियां परमाणु बमों से लैस हैं। समझे? तो फिर रूस ने क्या बोला जवाब में कि ठीक है, तो हमारी पनडुब्बियों में भी हमने मतलब क्या कहते हैं वो 10 रुपया वाला बम नहीं भरा है। हमने भी जब लोड किया था तो गिन के मतलब परमाणु बम नहीं भरा था, 1000 10,000 हमने भी परमाणु बम भर के ही लाए हैं। हाँ सर। समझे? तो फाइनली फिर मतलब वो हुआ और सभी देशों की मतलब देशों की नौसेना ने अपने जहाज को पीछे लिया। इतना पावर थी, सोचो इतना ज्यादा पावर थी। हाँ सर। समझे? भारत कुछ बेवकूफ़ी भी कर देता है। भारत मैं मानता हूँ ठीक है, बहुत हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन भारत कुछ हद तक बेवकूफ़ी भी कर देता है। भारत उस देश के साथ हाथ मिलाने जा रहा था जो मारने के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। समझे? अमेरिका। तुम्हें पता है कि नहीं, यहां पर लॉकडाउन की बात कर लो, भारत और अमेरिका की मोदी जी की इतनी बड़ी दुश्मनी, इतनी अच्छी दोस्ती थी कि छोटा सा एक मेडिसिन क्या नहीं भिजवाए थे, अमेरिका ने धमकी दे दिया था कि आपको अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। समझे? ये कोई बात थोड़ी हुई। समझे? चलो आगे देखें। पर सुपर पावर है ना अमेरिका, इसलिए ऐसा बोलता है। मैं ऐसा मानता हूं आज के टाइम पे सुपर पावर चलो ठीक है, लेकिन अमेरिका भी आज के टाइम पे देखो कि सुपर पावर कोई देश कब बनता है। भारत भी, अगर भारत का लोकतंत्र आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे जो इतना ज्यादा आज के टाइम पे मतलब भारत अगर किसी चीज से कमजोर है तो वो अपने राजनीति से, ये बात का आप ध्यान रख लेना। समझे? भारत गरीब नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, भारत गरीब नहीं है, भारत को गरीब बनाया भी गया है, ये आपको बता दूं। समझे? भारत गरीब देश नहीं है। इतना ज्यादा आज के टाइम पे तुम देखो कि सिस्टम में इतना ज्यादा करप्शन कौन से देश में चलता है। हाँ सही। समझे? आज के टाइम पे आपको बता दूं कि एक गरीब की सोच, आपको सच बताता हूं, मेरे बगल की बात है, ऐसी कोई वो बात नहीं है, मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लूंगा। आपको एक गरीब की सोच बताता हूं कि नॉर्मली क्या था कि वो शौचालय बनवाने पर कुछ पैसे मिलते हैं, आपको पता है ना? हाँ सर। हाँ, तो शौचालय बनवाने पर यहाँ पर पैसे का वितरण किया जा रहा था, सरकार की तरफ से वो पैसा आ रहा था। तो यहाँ पर कुछ नगर पालिका के कर्मचारी थे जिसमें से कुछ 15,000 के आसपास आ रहा था। तो नगर पालिका के कर्मचारियों का क्या कहना था कि देखो 15,000 है, 4,000 हमें दो, तब जाके हम आपका मतलब ये बिल पास करवाएंगे। तो अब देखो, अब गरीबों को कैसा लगता है, चलो भागे भूत की लंगोटी ही सही, 11,000 तो मिल रहा है। हाँ, कुछ तो मिल रहा है। अब यहां पर आप समझो कि करप्शन की शुरुआत ही यहां से होती है, भ्रष्टाचार की शुरुआत ही यहां से होती है कि चलो जो मिल रहा है वो सही नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ना भी तो जरूरी है। हाँ सर। समझे? तो ये चीज यहां पर मतलब, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1946 में जो संविधान सभा थी, जो इसने संविधान का निर्माण किया था, ये बोला गया था कि भाई जो प्रांत चाहे इस संविधान सभा को माने, जो ना चाहे वो ना माने, वो अपनी खुद का संविधान सभा बनाकर खुद का संविधान बना ले। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय के लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना की पेश की। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन को पेश तो किया, लेकिन कांग्रेस, और यहाँ पर ध्यान दो, शुरू में तो ये दोनों, आपको बता दो, कांग्रेस इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा दबाव बना दिया। और दबाव बनाने के कारण मजबूरी में क्या था, और ये भी बता दूं कि अंग्रेजों ने ये बोला कि ज्यादा 3-5 करोगे ना तो पहले वाली हालत कर देंगे। समझे? तो फिर यहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को यह विभाजन को स्वीकार करना पड़ा, और इस प्रकार भाई भारत जो था वो 2 भागों में बंट गया, और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। और यही अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यहां पर मतलब भारत का विभाजन हुआ है। समझे? भारत का 2 भागों में बंटवारा, पाकिस्तान और भारत जो है वो इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही हुआ है। क्लियर? अच्छा, आज जो बताया समझ में आ रहा है कि सब उड़ गया? आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। अब देखो इस में आ रहा है सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलो इस अधिनियम में देखते हैं क्या क्या विशेषता थी, कैसी कैसी विशेषता थी। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है कि अब देखो एक एक पड़ाका फोड़ना चालू करो। इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। पहला रॉकेट बम छूटा,
हाँ भैया छोटा, इसी बात पे भारत माता की जय बोलो सब लोग। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, जब स्वतंत्र होंगे तब। तो यहां पर पहले स्वतंत्र किया। अच्छा, संप्रभु मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभु का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, मतलब इसके ऊपर कोई और अधिकार नहीं होगा, यह स्वतंत्र होगा, इसके ऊपर किसी अन्य किसी का अधिकार नहीं होगा। क्लियर हुआ? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। ध्यान से सुनना, दो स्वतंत्र डोमिनियन, दो स्वतंत्र यहां पर संप्रदाय, पहले में कौन? भारत, और दूसरे में पाकिस्तान का सृजन किसके द्वारा, निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो 1947 यहां पर देख लो कि भारत शासन अधिनियम जो 1947 है यहां पर, उसी के द्वारा यह किया गया है विभाजन। आगे, जिसने ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दे दी, मतलब अब इन दोनों के ऊपर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का कोई भी वो नहीं होगा, ये दोनों स्वतंत्र है, जाओ झूमो खाओ ऐश करो, आज से तुम स्वतंत्र हो। आगे बढ़ेंगे तो इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। जो भारत में वायसराय थे, जो किसके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे? तो ब्रिटिश की रानी के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। जो ब्रिटिश शासन सरकार थी उसके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वायसराय थे, जो भारत के वायसराय, उनका भी पद खत्म कर दिया, यहां पर पद यहां पर खत्म कर दिया। और उनके स्थान पे क्या किया? दोनों राज्यों के, भारत के और पाकिस्तान के, अपने अपने गवर्नर जनरल बना दिए और बोला कि भाई आप अपना अपना मैनेज करो। तो यहां पर उनके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पदों का सृजन किया, और जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश के ताज को करनी थी। ब्रिटिश ताज ही इनके कैबिनेट की, यहां पर ये गवर्नर जनरल की यहां पर वो करेगा कि भाई यहां पर कौन राज करेगा। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। ये जो गवर्नर जनरल होंगे, अब तक जितने भी गवर्नर जनरल आए, उनका ब्रिटेन की सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, लेकिन अब इन गवर्नर जनरलों पर ब्रिटिश की सरकार का किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों में संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति भी दी, कि या तो आप किसी अन्य देश, जो भी इतने सारे देश हो जो अपने जिन्होंने अपना संविधान बनाया है, या तो उनके संविधान को अपना लो, या फिर अपना खुद से संविधान सभा बनाओ। संविधान सभा मैंने बताया कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संविधान सभा में आते थे और संविधान का निर्माण करते थे। तो यहां पर चाहे तो आप संविधान सभा बनाकर क्या करो, अपना संविधान बना लो, या तो आप अपना किसी अन्य देश का संविधान जो अनदर किसी देश में लागू है उसको उठा लो। ठीक है? तो यहां पर देखोगे कि भारत में राष्ट्रपति शासन जो दिखता है आपको, यहां पर एक होता है ना महाभियोग का सिद्धांत। महाभियोग क्या होता है, कोई बताएगा? अभी देखो लेटेस्ट में अमेरिका में चल रहा था महाभियोग, बहुत ज्यादा तगड़ा महाभियोग। मतलब अगर आप अपने राष्ट्रपति से तंग आ जाओ, एकदम मतलब एकदम दिमाग खराब हो जाए, तो क्या करो, आपका राष्ट्रपति, आप अपने राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कर दो, अदालत मतलब वो कर दो, और फिर फाइनली क्या होगा, आपके राष्ट्रपति को अपना पद का त्याग करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट में अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप थे जो अमेरिका में, उनके ऊपर महाभियोग चल रहा था, समझे? बड़े ही अयोग्य वो निकला, बहुत ही अयोग्य राष्ट्रपति निकला, जिसके पास ना तो सर था ना तो पैर था, पता नहीं कैसी बातें करता था, समझे? सर को डोनाल्ड, हाँ बाबू, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ डोनाल्ड ट्रंप, समझे? इतनी पावर, मतलब इतना अमेरिका जैसे मतलब देशों के राष्ट्रपति बने हो, थोड़ा वैल्यू होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, समझे? चलो, तो यहां पर आगे देखेंगे कि उसने क्या लिखा गया है कि वो चाहे तो अपना मतलब खुद की संविधान सभा बनाकर क्या करे, अपने संविधान का निर्माण कर ले, या फिर किसी अन्य देश के संविधान को अपना लें। ठीक है? सभाओं को यह भी शक्ति थी, जो संविधान सभाएं बनाई गई थी उनको यह भी शक्ति थी कि आप चाहे तो ब्रिटिश का जो कानून है जो उन्होंने बनाया है, आप चाहे तो उसको माने और चाहे तो उसको ना माने और उसको समाप्त कर देते। यहाँ वही लिखा है कि सभाओं को यह शक्ति थी कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते हैं, समझे? चाहो तो आप ब्रिटिश के जो भी कानून थे उसको मानो और चाहे तो आप ना मानो। यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 का ना, देखो ये वाला अधिनियम, यहां तक कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो ये अधिनियम जो है इसको खत्म कर दो, इसमें जो भी कानून जो भी बातें लिखी गई है उसको भी हटा दो। समझे मेरी बात? बोलो।
हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों डोमिनियन ने क्या किया, राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति दी। यहाँ पर इसने दोनों डोमिनियन को क्या दिया, यह जो अधिनियम आया था इसने दोनों संविधान सभाओं को यह शक्ति दिया कि वे नए संविधान निर्माण और उसके कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। विधानसभा मतलब भाई जो कार्य को चलाते रहे, थोड़ा मतलब जो भी नियम विनियम रहे थोड़ा चलाते रहे, तब तक कि जब तक कि संविधान सभा का निर्माण न हो करके संविधान का निर्माण न हो जाए। भाई संविधान सभा बनेगी, संविधान का निर्माण होने में लगेंगे 1-2 साल, तब तक शासन कौन चलाएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी विधानसभाएं बना दी जाएं जो अपना अपना तब तक थोड़ा कानून के हिसाब से चलाती रहेंगे अपने क्षेत्रों को। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में यह पारित हो गया। ब्रिटिश संसद में बोल दिया गया कि भाई आज से यहाँ पर मतलब भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। क्लियर हुआ। अब चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा, जो ब्रिटिश संसद पारित करेगी वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों गवर्नर, दोनों डोमिनियन के गवर्नर जनरल इसको मान नहीं लेते। ये बात का ध्यान रखना। मतलब किसी भी तरीके से ब्रिटिश संसद का अब इस पर कोई भी अधिकार नहीं था। बोला गया है कि ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। कि भाई वो माने चाहे ना माने वो उनके ऊपर है, वो स्वतंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इस कानून ने देख रहे हो ना किस तरीके से, मतलब कितना मस्त एकदम अच्छी तरीके से लाइन से समाप्त किया जा रहा है। जैसे लाइन से आए थे वैसी लाइन से जा रहे हैं ना। ठीक है। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। जो ब्रिटेन में थे, याद है ना, भारत का राज्य सचिव, कुछ याद आया? मार्ले मिंटो, भारत का राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया था जो ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड में रहता था। समझे। बाकी भारत का वायसराय कहाँ रहता था? भारत में। ठीक है। तो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को दे दी गई कि भाई आप अपना अपना राष्ट्रमंडल के जो मतलब प्रांतों के राज्य सचिव रहा करते थे उनको दे दी गई कि आप अपना अपना राज्य संभालें। इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता मतलब ब्रिटिश का जो अधिकार था, संप्रभुता मतलब उसके ऊपर अधिकार, तो भारतीय रियासतों पर जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया और उसकी समाप्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश ये हस्तक्षेप समाप्त हो गया कि भाई आदिवासी क्षेत्र जो है उस पर भी किसका अधिकार होगा, तो भारतीय रियासतों का ही अधिकार होगा। वो किसी न किसी रियासत का हिस्सा ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बताया कि और जो छोटी मोटी भारतीय रियासतें थी उनको यह स्वतंत्रता थी कि चाहे वो भारत के साथ मिल जाए, चाहे वो पाकिस्तान के मिल जाए, चाहे वो स्वतंत्र रहे। तो यहाँ वही लिखा है कि इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल जाए या फिर वो स्वतंत्र रहे। क्लियर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो इस अधिनियम ने क्या किया, नया संविधान बनाने तक, मैंने बताया कि जब तक कि भाई नया संविधान नहीं बन जा रहा है तब तक आप अपने कानून में कुछ तो मतलब ऐसी व्यवस्था करें कि सरकार चलती रहे। तो यहाँ पर बोला गया कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था वह तब तक लागू रहेगा जब तक कि आप अपना खुद की संविधान सभा बनाकर, अपना संविधान बनाकर अस्तित्व में ना लेकर चले आए। समझे। तब तक क्या रहेगा, तब तक आप पर यह भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से आप अपना मतलब शासन चला सकते हैं। तो इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमेनियन मतलब जितने भी डोमेनियन थे, चाहे वो प्रांत होंगे स्वतंत्र, चाहे वो पाकिस्तान होगा, चाहे वो भारत होगा, इनको शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमेनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का भी अधिकार दिया गया कि अगर आप चाहो तो इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हो, लेकिन तब तक इसको मानो जब तक कि आप अपना खुद का संविधान न बना लो। क्लियर। चलो आगे बढ़े। बस खत्म होने वाला है, ज्यादा देर नहीं है, बस एकदम समझ लो आज आजाद हो जाओगे तुम लोग। लेक्चर से भी अभी आजाद कर दूंगा तुमको और भारत भी अपना आजाद हो जाएगा। तो इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार, विधेयक मतलब जो भी मताधिकार था उससे, और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया। क्या ब्रिटिश शासक के अंदर यह अधिकार नहीं रह गया कि भाई जो भी विधेयक आएंगी, जो भी कानून का बिल आएगा उस पर आपको मताधिकार लेना है, उसकी स्वीकृति देनी है नहीं देनी, उस पर आपका सिग्नेचर रहेगा नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं उसका।
समझे, उस पे आपको कोई वो नहीं है। यहां पर किसको मेन वो था, यहां पर जो गवर्नर जनरल थे, भारत का गवर्नर जनरल और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, वो डिसाइड करेंगे कि विधेयक उनको मतलब स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो यहां वही लिखा है कि ब्रिटिश शासक के नाम पर जो गवर्नर जनरल थे उनको किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। क्लियर, बोलो। हाँ सर। चलो, इसके अंतर्गत अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर, जो छोटे छोटे प्रांत थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया कि भाई आप गवर्नर जनरल। अब जो गवर्नर जनरल रहेगा वो भारत का, और जो गवर्नर रहेंगे वो अपने प्रांतों के क्या रहेंगे, प्रमुख रहेंगे, मुखिया रहेंगे, हेड मतलब हेड रहेंगे। इसके अलावा इन्हें सभी मामलों पर चाहे राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था कि भाई जो भी मामले रहते थे, जो भी राज्यों से जुड़े मामले रहेंगे, मंत्रिपरिषद से जुड़े मामले रहेंगे, नियम विनियम से बनने वाले मामले रहेंगे, उस पर आप अपना डिसीजन, आप अपने मत दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहां पर यहां पर इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त किया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, यहां पर ध्यान से सुनना कि यहां पर जो शाही उपाधि थी, जो आज पहले लोग लिखवाते थे ना, ध्यान से सुनना कि भारत का सम्राट, भारत के राजा धीराज, पहले के राजा अपना नाम ऐसे ही लिखते थे। तुम इनका नाम देखोगे ना तो एक निबंध होता था, नाम नहीं होता था, समझे। अब जैसे मान लो किसी राजा को अपने क्षेत्र का लिखवाना है, तो जैसे कश्मीर के राजा, तो वो लोग कैसे लिखवाते थे, कश्मीर के राजा धीराज सेना प्रमुख, और दुनिया भर का मतलब पूरा एकदम चार्ट एकदम, फिर अंतिम में लिखवाते थे राजा हरि सिंह। नहीं समझे, तो वो सारी उपाधियां जो थी, जो भी राजशाही की उपाधि थी, जो शाही उपाधि थी, उनको समाप्त किया गया। लेकिन जो डिग्री की उपाधि थी, मतलब आपकी जो पढ़ाई की उपाधि है, उसको बरकरार रखा गया। जैसे अगर आपके नाम के सामने लग रहा है कि डॉक्टर कुछ, जैसे अगर मान लो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये डॉक्टर की उपाधि जो है वो पढ़ाई से, वो उनकी डिग्री है, तो वो समाप्त नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। शाही उपाधियां, शाही मतलब राजा की उपाधियां जो थी, सम्राट, राजा, राजा धीराज, समझे, तो वो सारी उपाधियां को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सही बात है ना। रानी, जो भी रहता था, रानी ये रानी वो, ये सब होते थे ना, तो वो सब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहां पे समझ में आया ना शाही उपाधि का मतलब क्या होता है। जो तुम्हारी पढ़ाई है वो शाही उपाधि के अंदर नहीं आएगी। आपने जो स्टडी किया है वो डिग्री के साथ में आपको जो उपाधि मिली है वो रहेगी। आपने पीएचडी कर लिया तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है कि नहीं। हाँ सर। तो वो शाही उपाधि नहीं है, वो आपकी डिग्री के बाद आपको मिली है, वो शैक्षिक उपाधि है। ठीक है, तो इसके बाद इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा, अब यहां पर देखो भारत का जो राज्य सचिव रहेगा यानी गवर्नर जनरल रहेगा, उसने सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले आरक्षण करने की समाप्त कर दिया। पहले जो कहाँ थे, पहले जो इंग्लैंड में थे, वो जो यहां पर सिविल सेवकों की भर्ती करते थे उसको समाप्त कर दिया गया और बोला कि आज से जो गवर्नर जनरल रहेंगे वो अपने सिविल सेवकों की कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती रहेगी जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। मतलब भले भारत आजाद हो गया लेकिन जो भी सिविल सेवक यहां पर कार्य कर रहे थे, अब उनको तो भगा नहीं दिया जाएगा कि भाई कल को अगर कुछ ऐसा हो गया तो जितने भी आईएएस आईपीएस है भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, उनको भी तो कुछ मतलब सुरक्षा चाहिए। तो यहां पर वो बोला जा रहा है कि उनको जो सुविधा आजाद होने से पहले दी जा रही थी वही सुविधा अब भी दी जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। आज के टाइम पे देख रहे हो नीली बत्ती उली बत्ती छीन ली जा रही है, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। हाँ, क्यों नीली बत्तियां मतलब ले ली जा रही हैं? मैंने बताया था ना वीआईपी मतलब वीआईपी जो भी ऐसा बोला गया है कि वीआईपी मतलब वो खत्म किया जा रहा है। जो यहाँ पर नीली बत्ती क्या है, तो नीली बत्ती नॉर्मली मतलब कोई वीआईपी, नीली बत्ती किस लिए होती है, नीली बत्ती वीआईपी चीज मतलब वीआईपी पर्सन को दिखाती है कि अगर किसी के गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती है तो ये माना जाता है कि भैया उसमें वीआईपी पर्सन बैठे हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे तुम देखोगे कि अगर पप्पा विधायक हैं तो पूरा घरों भरों नीली बत्ती लगा के घूमते हैं ना। गांव में अगर मालूम पड़ा नॉर्मल अगर जा रहे हैं कि दुकान पे अगर धनिया मिर्चा भी लेने जा रहे हैं तो टूई टूई करते हुए जाएंगे। हाँ सर, हाँ ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पर अब आगे क्या बोला है। 15 अगस्त, अब यहाँ पर ध्यान देना, 15 अगस्त, यहीं से अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा बोलना भारत माता की जय।
15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, बीच रात में, अब यहाँ पर 15 अगस्त की तुम्हें बता दूं, मतलब 3 बजे 15 अगस्त के क्या हुआ कि भाई भारत मतलब ये शासन खत्म होने वाला था, ब्रिटिश शासन खत्म होने वाला था, और सवेरे बस भाई लाल किले पर झंडा फहराने आने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, समझे। तो यहाँ पर मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां, 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, यही सबसे मतलब बहुत बड़ी बात थी, समझे, कि भारत और पाकिस्तान बन गया, समझे। इसको स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनको नए डोमेनियन के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया कि जब तक कि सब लोग अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक थोड़ा मामले को देखो ताको। उन्होंने गवर्नर यहाँ पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, लॉर्ड माउंटबेटन, अभी यही अंतरिम सरकार देखेंगे, अंतरिम सरकार क्या है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने देखो क्या क्या किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, यहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री किसको बनाया, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया। उसके रूप में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलवाई गई। आगे 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो बोलो भारत माता की जय, बोलो जय। हाँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमारा देखो अब तक हमने कहाँ तक का सफर तय किया। अब हमारा भारत आजाद हो चुका है। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे आगे जो चीजें कि अब हमारे देश ने कैसे अपनी राज व्यवस्था को बनाया। नहीं समझे मेरी बात, जरा यहाँ पर छोटे पॉइंट है, बहुत ज्यादा वो नहीं है कि किसने कौन कौन सा पद संभाला, फटाफट देख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का मतलब कि दोनों डोमेनियन, दोनों जो डोमेनियन थे, जब तक वो अपनी संविधान सभा बनाकर अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक बागडोर अंतरिम सरकार के हाथ में थी। तो यहाँ पर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जरा देखो कि इसमें कौन कौन क्या क्या पद को संभाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या संभाला था, परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल। पेपर में डायरेक्ट सवाल यहां से बनता है, बहुत 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 सवाल यहां से बन चुके हैं, लापरवाही मत करना, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन कि भाई गृह सूचना एवं प्रसारण का अधिकार अंतरिम सरकार में किसको था। तो सीधा सवाल बनेगा, डायरेक्ट आपको आंसर भी देना है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने परिषद के उपाध्यक्ष की, राष्ट्रमंडल संबंध और इसके अलावा विदेशी मामले जो थे, अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसे कहा जाता है, वो सभी मामलों को जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। यही बात थी ना, इसीलिए वो युद्ध से डरते थे थोड़ा कि विदेशी मामलों को यार मुझे संभालना है, जवाब मुझको देना पड़ेगा। ये सब क्या, ये सब यहाँ पे झगड़ा करवा के गायब हो जाएंगे, समझे। तो यहां पर आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह मंत्री का पद, सूचना मतलब भाई इंफॉर्मेशन से जुड़ी बातें, इसके अलावा प्रसारण, ये 3 यहां पर जो थे, ये 3 चीजें कि भाई किस किस चीजों का क्या क्या मतलब, कौन सी सूचना अपने गुप्त रखनी है, कौन सी सूचना मीडिया में फैलानी है, ये सारी चीजों को देख रेख सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि का, मालूम है कि नहीं, कृषि में तुम्हें सुना होगा कि एक बहुत अच्छी कहावत प्रसिद्ध है डॉक्टर राजेंद्र साहब के लिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये भले ही राष्ट्रपति बन चुके थे आगे चलकर, लेकिन ये फटी धोती पहनते थे। तो इनको बोला जाता था कि भैया आप राष्ट्रपति हो फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलते थे कि मैं नॉर्मली क्या कहते हैं कि यहाँ पर मतलब अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, अपने मतलब किसान भाइयों की मदद करने के लिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए यह पद को ग्रहण किया हूं। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि से संबंधित भाग को संभाल रहे थे, ठीक है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, जॉन मथाई इन्होंने उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति को संभाला। जगजीवन राम इन्होंने श्रम वाले क्षेत्र को, मतलब ये जो कहते हैं कि मतलब मजदूरी वाला क्षेत्र था, उसको संभाला। सरदार बलदेव सिंह इन्होंने रक्षा वाले मामले को संभाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो क्या यहाँ पर रक्षा मतलब रक्षा मंत्री का पद, जो आज के टाइम पे किसके पास है, कोई बताओगे रक्षा मंत्री कौन है भारत के, कौन? अच्छा रामनाथ की राजनाथ ना, अच्छा भारत के राष्ट्रपति, हाँ बाबू हाँ राजनाथ, ठीक है। मुझे ये बता दो जरा भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? भैया रामनाथ कोविंद। अच्छा रामनाथ की राजनाथ, पहले ये बताओ कंफर्म करो। रामनाथ कोविंद, हाँ
ठीक है, तो ये क्लियर रखना। मालूम पड़ा जहां रामनाथ है वहां राजनाथ लगा रहे, जहां राजनाथ वहां रामनाथ। ठीक है, तो जरा ये चीज क्लियर रखना। CH भाभा इन्होंने क्या किया, कार्य, खान और ऊर्जा, कि भाई खदान वदान से जुड़े जो भी मामले थे, उसके अलावा ऊर्जा जो भी परमाणविक ऊर्जा जो भी सारी चीजें थी, तो सारी चीजों को इन्होंने संभाला। लियाकत अली खान, पता है ना ये लियाकत अली खान, मैंने बताया था कि ये दरअसल मतलब किसके मेंबर थे, ये पाकिस्तानी लीग के मेंबर थे। जैसे ही पाकिस्तान की संविधान सभा खुद की बन गई, ये बोले भैया अब मैं जा रहा हूं, मेरा खुद का सब रेडी हो गया है, समझे। तो यहाँ पर लियाकत अली खान जिन्होंने वित्त का पद संभाला था, वित्त मंत्री जो थे, इन्होंने आज के टाइम पे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। पता है ना। बहुत मतलब मैं सच बताता हूं ना, इससे अच्छा तो वित्त मंत्री मुझे ही बना दिया गया होता, बल्कि उनसे अच्छा संभालता। मैं कसम से बता रहा हूं, थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी बिल पास करती हैं, कसम से बता रहा हूं, समझे। इतना मतलब और कोई अगर मान लो उनका विरोध करेगा तो बड़ा जल्दी गुस्साती हैं, मतलब छोड़ छाड़ कर बहुत जल्दी भागती हैं सब कुछ, कि जाओ मैं नहीं, जाओ मैं नहीं, समझे। तो वहां पर क्या हुआ, हंसी बहुत आ रही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो अदुरब निस्वार इन्होंने क्या किया, डाक एवं वायु व्यवस्था की इन्होंने अपने अंडर में संभाला। आसफ अली ने क्या किया, रेलवे एवं परिवहन, ये आपको याद करने पड़ेंगे, रेलवे और परिवहन को किसने संभाला, तो आसफ अली ने। ये राजगोपालाचारी इन्होंने किसको संभाला, तो शिक्षा एवं कला, इसको इन्होंने संभाला। इसके अलावा आई चुंदरी नगर, इसको यहाँ पर आई चुंदरी नगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैकग्राउंड, जो व्यापार से जुड़े मामले थे उसको इन्होंने संभाला। इसके अलावा यहाँ पर गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पर जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने विधि मतलब नियम विनियम जो भी कानून व्यवस्था थी उसको संभालने का काम यहाँ पर जोगेंद्र नाथ मंडल। कुछ यहाँ पर जो जरूरी जैसे विधि हो गया, वित्त हो गया, इसके अलावा रेलवे परिवहन हो गया, शिक्षा एवं कला हो गई, ये सारे मंत्री याद कर लेना, ये अंतरिम सरकार के थे। लेकिन जब भारत का ध्यान से सुनना, अब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अंतरिम सरकार को हटकर जो भारत के, अब देखो जो भारत के मतलब सदस्य थे जिन्होंने अपना अपना पद संभाला, जरा उनको देख लो, देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले, बहुत ज्यादा बोर हो गए मुझे पता है, बस खत्म ही कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, समझे। ये सारे मामलों को किसने संभाला, तो जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। नेक्स्ट पॉइंट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री, और मैं ऐसा मानता हूं कि गृह मंत्री के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मतलब अच्छा कोई और हो भी नहीं सकता था, जो इतना सब रियासती मामलों को सुलझा सके, समझे। बड़े ही गरम दल के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। नरम दल और गरम दल जो बना था, तो उसमें जो गरम दल के नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जहां पर बातचीत से काम नहीं बनता था तब ये जाते थे, गमछा ओढ़े रहते थे, पता है कि नहीं। हाँ शायद, अरे गमछा नहीं ओढ़े रहते थे, इसमें शायद वाली बातें नहीं है। चलो आगे देखेंगे तो यहाँ राज्यों के मामले मैंने बताया कि राज्यों को अपने अंदर जो मामले थे, राज्य जो छोटे मोटे राज्यों के मामले रहा करते थे जिनको अपने अंदर मिलाने का काम वो किसको सौंपा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनसे अच्छा व्यक्ति इस काम के लिए और कोई था भी नहीं। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री, यहाँ पर इनको बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगे चल के राजेंद्र प्रसाद को क्या माना जाता है, राष्ट्रपति भी पद दिया जाता है। इसके अलावा जो संविधान सभा थी उसके बाद जो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इनको ही बनाया जाता है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा का यहाँ पर वो बनाया जाता है। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन का बनाया जाता है। RK षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया जाता है। और मैंने बताया यहाँ पर विधि निर्माण के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता था। सही बात है या नहीं। विधि निर्माण में भाई इतना कानून वानून, इतना मतलब 52 से 54 देशों का लगभग इन्होंने संविधान अगर रीड किया था, स्टडी किया था, तो एक अच्छा विधि निर्माता हो सकते थे ये, ठीक है। जगजीवन यही है कि आज के टाइम पे तुम देखोगे दलितों को इन्हीं के नाम पर, नहीं तो आज भी बेचारे दबाए ही जाते थे, समझे। लेकिन देखो इन्हीं के नाम पर कितना ज़्यादा उनको मतलब आरक्षण दुनिया भर की चीज़ें दी गई है, समझे। तो यहाँ पर देखते हैं
जगजीवन राम, इन्होंने क्या किया, श्रम यानी वो जो क्या कहते हैं मजदूरी, लेबर वाला, ये सारे चीज़ों का मतलब इनको इस व्यवस्था को संभाला। सरदार बलदेव सिंह, इन्होंने रक्षा मंत्री का पद संभाला। इसके बाद याद रख लेना, यहाँ से सवाल बनेगा जरूर, लापरवाही मत करना, यहाँ से जरूर सवाल बनेंगे। राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने स्वास्थ्य पद संभाला, स्वास्थ्य मंत्री का। यहाँ पर CH भाभा, इन्होंने वाणिज्य, जो कि पहले भी इन्होंने वही संभाला था, तो व्यापार का ही अपना कॉमर्शियल बैकग्राउंड को ही संभाला। रफी अहमद यहाँ पे किदवई, इन्होंने संचार मंत्री का पद संभाला। आई चुंदरी नगर, इन्होंने उद्योग एवं आपूर्ति का, जो पहले इन्होंने संभाला था। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने स्वास्थ्य का पद। इसके अलावा स्वास्थ्य का पद यहाँ पर देखो, राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने स्वास्थ्य का पद संभाला था। बाद में ये हटकर, इनको हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको बनाया गया था। नरहर विष्णु गाडगील, इन्होंने क्या किया, कार्य, खान और ऊर्जा, इस पद को संभाला। तो सब अपने अपने पद को संभाल लिए और इस तरीके से भारत की व्यवस्था चलना शुरू हो गई थी। भारत की राज व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो आज हम लोग ने मतलब आज़ादी तक पूरा अच्छी तरीके से खत्म कर लिया। बोलो एक हल्की झलक, मैं ऐसा मानता हूं कि चलो ठीक है, आपको कोई चीज़ याद नहीं है, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हाँ मैंने हर एक चीज़ें समझी और पढ़ी है। बोलो हाँ सर। आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो मैंने एक मतलब हाँ मैं पढ़ाऊंगा, मैं अब वो मेरे ऊपर है कि मैं आपको कितना अच्छे से उसका रिवीजन कराता हूँ, क्या कराता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी। लेकिन जो भी मैंने अभी तक आपको कराया, जो भी समझाया, अब तक का जितना भी सफ़र था, हर एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आई है कि दिक्कत आई है, पहले ये बताओ फटाफट। भैया समझ में आई। अभी देखो, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने इसमें अपने कंटेंट नहीं डाले हैं, मतलब इसको अपने तरीके से नहीं पढ़ाया है। जैसा बुक था वैसा मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूं, क्योंकि आपको यहां से टू द पॉइंट, ये जो बुक है यहां से टू द पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं, समझे। तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने ये किया है कि जितना ज़्यादा हो सका है वो कई चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, बोलो ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि इसका हमें रिवीजन कैसे करना है, क्या कैसे करना है, लेकिन जितना चीज़ें कराया हूँ सब समझा है कि नहीं, कौन कौन से अधिनियम आए, किस अधिनियम की क्या विशेषता, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर, आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत मतलब समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है, और आप लोग बोर भी हो चुके हो, तो आज का लेक्चर इतने पे रहने देते हैं और मिलते हैं शाम के लेक्चर में, इतिहास वाले में। ठीक है, हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो चलो आज के लिए इतना रहने दें।